अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकाइक टीवी में प्रोग्राम हकाइक विद एहसान बटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, हालांकि मेरा ताल्लुक कराची से नहीं है, लेकिन मैं हूँ पाकिस्तानी ही। और कराची के जो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, जो लोगों के बयानात आ रहे हैं वहाँ की बिजली के सूरत हाल के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, वो देख के दिल दुखता है कि वहाँ हो क्या रहा है। हमारा इतना बड़ा शहर जो 60-70s में मंसूबा था कि इसको जो आज का दुबई है वैसे वो बनने जा रहा था, इस हालत तक कैसे पहुंच गया। इसमें करप्शन की कई कहानियां हैं, इसकी जालसाजी की कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कहानी है कि इलेक्ट्रिक की भी, जो आजकल 10 से 12 घंटे कई कई जगहों पे 24 घंटे तक बिजली अवेलेबल नहीं है, वो भी इंतहाई गर्मी के आलम में। आज इसके इसके कुछ और डिटेल्स में जानने के लिए कि हम यहाँ कैसे पहुंचे भी और इसके बैकग्राउंड में क्या है, आज हमने दावत दी अपने साथ मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब को, जो हमें वक्तन बवक्तन ज्वाइन करते रहते हैं। वे सऊदी इलेक्ट्रिक में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे जब काफी सवाल हैं आपसे आज के लिए, लेकिन आगाज यहाँ से करते हैं कि के इलेक्ट्रिक के बुरे हालात तो आप उनसे बाखबर वाकिफ हैं, लेकिन इसके पीछे वजूहात जो हैं, क्या आप उनकी समरी दे सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच मुस्तफा एहसान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की तरफ आने से पहले एक छोटी सी और वो बहुत ही अच्छी खबर है, उस पर थोड़ा सा मैं तबसरा अपना कर दूंगा, उसके बाद फिर हम के इलेक्ट्रिक की तरफ आ जाएंगे। प्लीज। एक्चुअली आज ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए हुए थे और उन्होंने साइन किया है कोहाला हाइड्रो पावर स्टेशन। अच्छा, हो गया? जिस पे हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही हुआ है और हमने कुछ दिन पहले प्रोग्राम भी किया था और मैंने आपको बताया भी था कि होपफुली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी साइन। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर करते हुए ये भी कहा है कि हम आइंदा से जो है ना अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं और बजाय पावर प्लांट्स लगाने के, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स लगाने के, वी आर डाइवर्टिंग टुवर्ड्स द हाइड्रो पावर, जो कि क्लीन एनर्जी भी है, ज़ाहिर एनवायरमेंट फ्रेंडली है। और जो बाकी दूसरे पावर स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते, क्योंकि उससे ज़्यादा फ्यूल जलता है और उससे जो है फजा ज्यादा खराब होती है। That's great news, that's great news भाई, क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमारे जो हमने करते किया था, आपने एग्जैक्टली यही बात की थी कि थर्मल इज नॉट द वे टू गो फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हुकूमत की पॉलिसी भी बयान कर दी प्राइम मिनिस्टर ने और कोहाला हाइड्रो पावर स्टेशन भी जो है वो साइन हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये होगा कि एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी पता चल गई कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स द हाइड्रो पावर स्टेशंस नो इन फ्यूचर, और दूसरा ये भी पता चल गया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी ये जो है, ये आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि $2.5 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है वो इस पे आएगी, जो कि तकरीबन 400 बिलियन रुपीस बनती है। तो ये आएगी, इससे ज़ाहिर जॉब्स भी क्रिएट होंगी और आज़ाद कश्मीर के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और इन फ्यूचर जो है वो वहाँ पे उस एरिया के लिए एटलीस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वो लगेगा और उससे जो है ना हाइड्रो पावर जनरेशन अवेलेबल होगी वहाँ पे लिए। ये तकरीबन 1100 मेगावाट का जो पावर स्टेशन है। ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि विद इन फ्यू डेज दे विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें आएंगी। और भी उम्मीद है कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी शुरू किया हुआ है भाषा डैम पे और महमद डैम पे, उम्मीद करते हैं कि उस पर भी जल्दी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरह और भी जो हाइड्रो पावर प्लांट्स पाइपलाइन में हैं, वो भी हुकूमत उनकी तरफ भी तवज्जो देगी और स्टार्ट करने की तरफ जाएगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि ठीक है, अभी पावर प्लांट्स तो लग रहे हैं, हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है वो बहुत पुअर है, अभी भी बहुत पुअर है। अभी पिछले दिन है कि हम जो है वो जितनी भी डिमांड है उसको कैटर कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम जो है वो इतना पुअर है कि वो उसको कैरी नहीं कर सकता।
अभी देखें पाकिस्तान पूरे की जो डिमांड है वो तकरीबन 28 से 30 हज़ार मेगावाट की है। ठीक है। अब हमारे पास कहते हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारे पास मोर देन 35,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और 30,000 डिमांड है। लेकिन जो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतने ज्यादा जो बिजली को जो है एनर्जी को कैरी नहीं कर सकता, उसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वापडा की और एनटीडीसी की, वो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि हमारा जो सिस्टम है वो मैक्सिमम 25,000 मेगावाट तक कैपेसिटी जो है वो उसको कैरी कर सकता है। इसका मतलब है कि अभी भी हम डिमांड जो है उसको कैटर नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड हमारी जो है वो 28 से 30,000 मेगावाट की है। इसका मतलब है कि इसी वजह से लोड शेडिंग भी करनी पड़ रही है कुछ पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में। तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है अपने गवर्नमेंट से भी और जो अदारे हैं एनटीडीसी है या वापडा है इनसे भी, कि वो अब इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की तरफ जो है ना वो जरूरत है, उसकी तरफ तवज्जो दें। ठीक हो गया। और गवर्नमेंट भी जो है वो अपने बजट में ये चीजें लाजमी रखे कि जो इम्प्रूवमेंट है हमने ट्रांसमिशन लाइन की इम्प्रूवमेंट जो है वो लाजमी करनी है। ठीक है, हमारी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाती है हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है वो तो अपनी गवर्नमेंट ने खुद इम्प्रूव करना है। उसके लिए हो सकता है बाहर से हमें कोई इतनी ज्यादा यानी उसमें इन्वेस्टमेंट ना आए, लेकिन गवर्नमेंट को बहरहाल इसकी तरफ सोचना जरूरी है। ठीक है जी। तो अब आ जाए जी कराची के ईएससी की तरफ आ जाए। एक्चुअली जो के ईएससी है वो तो आपको पता कि तकरीबन 107 साल पुरानी 107 इयर्स ओल्ड कंपनी है। ये 1913 में सितंबर 1913 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था। ये उस वक्त भी एक प्राइवेट इन्वेस्टर थे जो ब्रिटिश से आए थे और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कराची पोर्ट सिटी के लिए। कराची उस वक्त बहुत ही छोटा सा शहर था और चूंकि पोर्ट सिटी था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थी वो कराची के थ्रू भी होती थी। और भी सिटी थे जैसे बॉम्बे था या कलकत्ता था, मद्रास था, यहाँ से जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स होती थी। लेकिन कराची भी जो है वो एक अच्छा इम्पोर्टेंट सिटी था उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में एक पावर प्लांट लगाने के लिए एक केईएससी का स्टार्ट किया था, जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी और बाहर से इस पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आई थी। और इनिशियली यहाँ पे जो है 2 पावर प्लांट लगाए गए थे। सॉरी, इनिशियली यहाँ पे एक ही पावर प्लांट लगाया गया था जो डीजल पावर प्लांट था 6 मेगावाट का सिर्फ। तो ये 1914 की बात है। ठीक है। उसके बाद 1925 में 2 इस पे और पावर प्लांट्स लगाए गए जो कि स्टीम टरबाइन के थे और 11.5 की 2 टरबाइंस लगाई गई। इस तरह उनकी टोटल कैपेसिटी 23 मेगावाट थी। तो इस तरह जो 6 का पहले लगा था और ये 23 के ये 2 लगे थे और 30 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी हो गई थी इसकी। और ये पोर्ट के जो एरिया था उसको और उसके इर्द गिर्द के चंद एक टाउन्स थे उनको ये बिजली फराहम करता था। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल, जी क्लियर जी। आपकी जो पिक्चर है वो कट रही है। नहीं जी, आपकी क्लियर है जी जी। अच्छा ठीक है। तो ये 30 मेगावाट कैपेसिटी का जो ये केईएससी की टोटल कैपेसिटी जो थी वो 30 मेगावाट की थी और यही पाकिस्तान बनने तक यही रही उसकी 30 मेगावाट की। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद चूंकि ज़ाहिर है माइग्रेशन हो रही थी लोगों की, लोग माइग्रेट होकर कराची में सेटल होने के लिए आ रहे थे और इसकी आबादी भी बढ़ रही थी। तो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, हालांकि नौज़ायदा गवर्नमेंट थी, बिल्कुल नई गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो दी और वहाँ पे 2 और 30 मेगावाट की 2 और टरबाइंस लगाई और इस तरह उसकी 60 मेगावाट तक पहुंच गई। 1948 तक उसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट तक पहुंच गई और इस तरह गाहे बकाहे उसमें जो है वो तरक्की होती रही और नई नई टरबाइंस और नई नई कुछ उसमें से स्टीम टरबाइंस थी, कुछ उनमें हाइडल दूसरी वो डीजल टरबाइंस थी, इनका इजाफा होता रहा। 1959 में जब वापडा एस्टेब्लिश हुआ तो इसको केईएससी को भी जो है वो इसको फिर नेशनलाइज कर दिया गया, इसको वापडा के अंदर दे दिया गया और इस तरह जो है ना वो बहरहाल ये है कि चूंकि उस वक्त पाकिस्तान भी आपको पता है नया नया बना हुआ था और लोगों में काम करने का एक जज्बा भी था। तो बहरहाल जो इसकी कैपेसिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती रही
इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1974 तक पहुंचने तक इसकी कैपेसिटी 2000 के करीब हो चुकी थी, 2000 मेगावाट तक। अच्छा उस जी जी 2000 मेगावाट तक हो चुकी थी, और उस वक्त इसको रोशनियों का शहर भी कहना शुरू कर दिया गया, क्योंकि हर स्ट्रीट पे जो है वो लाइट अवेलेबल थी, हर जो घर था उसमें लाइट अवेलेबल थी। तो इसीलिए चूंकि कैपेसिटी और डिमांड इवन कम होती थी, और कैपेसिटी हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी केईएससी की काफी ज्यादा होती थी, तो इसीलिए उसको रोशनियों का शहर भी कहते थे, क्योंकि रात और दिन बिजली जो थी वो वहां पे चलती रहती थी। अच्छा उसके बाद ये हुआ यहाँ पे कि ज़वाल आना शुरू हो गया इस पे, और 2008 में 2005 में जाके इसको फिर प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन बहरहाल उससे पहले भी एक स्टेज आया कि जब 90s में इसका बहुत अच्छा एक्चुअली इसको प्राइवेटाइज किया था 80s में तकरीबन। पहले नेशनलाइज किया गया था, फिर प्राइवेटाइज किया गया था, फिर उस वक्त इसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी थी, इसका जो शेयर था मार्केट में वो तकरीबन 160 रुपए तक चला गया था, जिसकी वैल्यू जो बेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपए होती थी। ठीक। और यानी इतना ये अच्छी कंपनी समझी जाती थी। लेकिन उसको फिर नेशनलाइज कर दिया गया 90s में, और नेशनलाइज करने के बाद फिर वपडा के अंदर दे दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और एक स्टेज ऐसी भी आई 2003-4 में कि उसकी बेस वैल्यू 10 रुपए से भी कम चली गई, यानी कहाँ 160 रुपए उसकी शेयर की वैल्यू होती थी और कहाँ 10 रुपए से कम चली गई। तो उस वक्त जो है ये यानी कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं लगे वहां पे, डिमांड जो थी वो दिन दिन जाहिर है बढ़ती रही, क्योंकि वो सिटी ग्रो कर रहा था, नई नई इंडस्ट्री वहां पे लग रही थी, और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए, उसका जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूव नहीं किया गया, तो इस वजह से उसकी जो वो शेयर वैल्यू थी उसकी वो भी कम होती गई मार्केट में। अच्छा 2005 में फिर ये सोचा गया कि इसको फिर प्राइवेटाइज कर दिया गया। अच्छा तो एक दुबई बेस्ड कंसोर्शियम था जिसने इसको खरीदने की जो है वो रिक्वेस्ट की, और गवर्नमेंट ने उसको भेज दिया। ये 2005 की बात है, और 71% शेयर फिर उस प्राइवेटाइज कर दिए गए। 29% शेयर अभी भी गवर्नमेंट के पास थे। 21% 29%, 71-29। तो फिर ये उसने चलाया कुछ अर्सा, लेकिन ये हालात काबू में नहीं आए, और उसने फिर आगे फिर फर्दर उसको बेच दिया, जो अबराज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप था उसको बेच दिया। बहरहाल उन्होंने, ये 2008 की बात है, उन्होंने $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी लाए, वो यहाँ पे पावर प्लांट्स भी लगाए गए, और कुछ ट्रांसमिशन लाइन के मंसूबे भी नए नए बनाए गए। लेकिन इसके बावजूद डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा थी दिन ब दिन कि वो जो भी नए नए मंसूबे लगते रहे, वो उस डिमांड तक जो है वो फॉलो नहीं कर सके, उस डिमांड तक नहीं पहुंच सके। बहरहाल 2014 में ये हुआ कि इसको केईएससी का नाम हटा के इसको के इलेक्ट्रिक कर दिया गया। अच्छा। ये चूंकि अबराज ग्रुप ने ये फैसला किया कि इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए, के इलेक्ट्रिक रख दिया गया। और इसके बाद जो है अब आज सूरत ये है 2017 के बाद कि इस जो अबराज ग्रुप है उसके साथ एक्चुअली दो ग्रुप्स हैं, ये दो कंपनीज का ग्रुप है, अबराज ग्रुप और अल-जोइमा। ये इनके पास तकरीबन 66% के शेयर्स हैं, और बाकी जो है वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसके शेयर्स हैं। ठीक है। अच्छा के इलेक्ट्रिक की अगर आज की बात करें तो ये तकरीबन 4000 से लेके 4200 तक की मेगावाट की आजकल डिमांड है। अच्छा। लेकिन जो अवेलेबल कैपेसिटी है इसकी वो है तकरीबन 3300 मेगावाट है। 3300 मेगावाट अवेलेबल है, और 4200 के करीब इसकी डिमांड है। जब आप कहते हैं कि अवेलेबल से आपका मुराद है कि इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है या इतनी प्रोड्यूस कर रहा है? जी मैक्सिमम अवेलेबल जो इंस्टॉल कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इंस्टॉल कैपेसिटी हमेशा वो होती है जो 100% कैपेसिटी होती है। ठीक है, वही क्लियर करना था जी। ठीक है, आपको पता है कि या कभी कोई भी पावर प्लांट जो है अपनी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहा होता। ठीक हो गया। अगर 3300 मेगावाट उसकी है तो मे बी दे आर रनिंग एट 28 और ठीक हो गया 29 और मे बी इवन बिलो दैट। तो ये होता है, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो 4000 मेगावाट है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इसका काबल को डिमांड को मीट कर सके, तो यही हाल कराची का भी है।
कराची का इवन इससे ज्यादा बुरा हाल है। कराची का जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है वो इस डिमांड को जो है वो कभी भी वो नहीं कर सकता, मीट नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 2200 से 2500 तक मेगावाट की कैपेसिटी है जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है कराची का उसकी, और जबकि उनकी डिमांड जो है वो 4000 तक पहुंच चुकी है। अब ये प्रोड्यूस भी चले, अगर 3000 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम जो है वो उनका इम्प्रूव नहीं है। आए दिन जो है वो वहाँ पे ट्रिपिंग होती रहती है, और ट्रिपिंग जितनी ज्यादा ट्रिपिंग होगी उतना आपका ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम उतना पुअर होगा। अच्छा, ट्रिपिंग भी क्यों होती है वहां पे? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि बिजली की चोरी बहुत ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है। कुछ कहते हैं कि दूसरे या तीसरे नंबर पे है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक, यानी ये के इलेक्ट्रिक की अपनी रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 35 से 40% तक जो है वो बिजली चोरी होती है यहाँ पे, 35 से 40% तक। एक्चुअली मे बी इट इज मोर देन दिस वन। ये तो रिपोर्ट से पता चलता है हमें कि इतनी ज्यादा बिजली चोरी हो रही है। और बिजली चोरी आपको पता है कि ये कुंडा सिस्टम है, कुंडा सिस्टम से होती है। और कुंडा सिस्टम ये होता है कि जो ये ट्रिपिंग का भी बहुत ज्यादा बायस बनता है, और इससे जो है वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो दिन ब दिन पुअर से पुअर तार होती जा रही है, यानी कमजोर से कमजोर तार तक होती जा रही है। क्योंकि ये ट्रिपिंग जब होती है तो ये पूरे सिस्टम को जो है वो चूंकि फॉल्ट होता है, एक्चुअली ये ट्रिपिंग जो है फॉल्ट होता है, तो ये पूरे सिस्टम को जो है वो कमजोर करता है। तो इस कुंडा सिस्टम से जो ट्रिपिंग जो होती है उससे ये नुकसान भी हो रहा है। अच्छा, अब मैं जिक्र कर दूं कि यहाँ पे तकरीबन 1990 में सिर्फ 4700 कच्ची आबादी थी, लेकिन आज 2020 में ये बढ़ के तो तकरीबन 1990 में ये 483 कच्ची आबादी थी। 483, अच्छा, 483 कच्ची आबादियां थी, लेकिन आज वो बढ़ के 4700 कच्ची आबादियों तक पहुंच चुकी है। 10 गुना, और ये बेचारे, आपको पता है, 10 गुना से भी ज्यादा। और आपको पता है कि ये बेचारे लोग जो हैं ये तो बहुत ही पुअर होते हैं, ये तो वो रेट पे बिजली तो खरीद ही नहीं सकते जो कराची अमन के इलेक्ट्रिक जो है वो बिलिंग कर रही है। आपको पता है कि बिलिंग भी आजकल बहुत ज्यादा है, यानी 100 बिलो 100 जो है वो उसका रेट जो है वो तकरीबन 12-13 रुपए है, और अबव 100 से 300 तक 16-17 रुपए है। और उससे ऊपर चले जाए, 300 से ऊपर चले जाए तो 20 से ऊपर चली जाती है रेट, और इससे फिर 25 और 30 का। तो ये रेट जो है वो तो जो है बेचारे इतने गरीब लोग हैं कि वो तो इसको पे ही नहीं कर सकते, तो इसलिए वो फिर दूसरे तरीकों की तरफ जाते हैं। यानी वहां पे जो के इलेक्ट्रिक के अपने जो लाइनमैन हैं या एसडीओज हैं या जो भी टेक्नीशियंस हैं, वो खुद उन लोगों को ऑफर करते हैं कि हम आपको बिजली देंगे, आप 500 रुपए 600 रुपए पर मंथ जो है वो हमें देते रहें। और इस तरह जो है वो बिल्कुल फ्री बिजली, यानी वो गवर्नमेंट से तो जाहिर है वो पेपर्स में नहीं होती, वो तो उनको फ्री बिजली दे रहे होते हैं, जिसके और उनसे जो है वो तकरीबन 500-600 रुपए जो है वो पर मंथ जो है वो ले रहे होते हैं। तो इस तरह तकरीबन 35, जैसे मैंने बताया कि 35 से 40% तक जो बिजली है वो इस तरह चोरी हो रही है कि के इलेक्ट्रिक के अपने मुलाजमीन उसमें शामिल हैं, और वो इन कच्ची आबादियों को और लाजमी नहीं कि कच्ची आबादियां, बाकी कुछ दूसरे एरियाज को भी वो इसी तरह बिजली जो है वो फराहम करते होंगे कुंडा सिस्टम के थ्रू, और वो जो है उनसे पैसे लेते होंगे, मंथली लेते होंगे। ठीक है। तो ये चीज है। अब बहरहाल 2 साल पहले चूंकि के इलेक्ट्रिक को इससे ज़्यादा किसी तरह का छुटकारा पाना था, तभी वो लॉस से जो है वो प्रॉफिट में जा सकती है। अभी तो उनकी तकरीबन 35-40% बिजली तो विदाउट एनी प्रॉफिट जा रही है ना, विदाउट एनी इनकम जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उन्होंने एक तरीका नया वो सोचा है, एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो, और उसका नाम है एरियल बंडलिंग केबल, यानी उसको एबीसी कहते हैं, एबीसी सिस्टम, एरियल बंडलिंग केबल। वो जो केबल्स होती हैं उनको, जो एरियल केबल चल रही है हमारी फजा में, उनको बंडल कर देते हैं, और ताकि वो सारी केबल्स जो है वो मिक्स हो जाती हैं, और फिर वो कुंडा जो है वो काम नहीं करता, क्योंकि कुंडा जो है वो अलग-अलग केबल पे काम करेगा, जिसमें उनको पता होता है कि ये 420 मेगावाट की बिजली जो है वो इसमें आ रही है, या 132 कितनी है हमारी 220 वोल्टेज वहां पे चलता है, तो 220 की जहां आ रही है जी, तो उस पर ये कुंडा डालते हैं। लेकिन जब केबल बंडल हो जाएगी तो बंडल से मुराद ये कि वो काम नहीं करता। जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है?
जी, आपकी बात क्लियर है। सॉरी, हेडसेट को जब माय हेडसेट हैड एन इश्यू, तो आप कैन बी रिपीट द लास्ट स्टेटमेंट प्लीज? अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये के इलेक्ट्रिक जो है वो एक नया सिस्टम लेके आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं जी। उनको जो है वो एरियल बंडल केबल एक सिस्टम है, उसके तहत वो बंडल कर रही है सारी केबल्स को। उसकी वजह से जो है वो कुंडा फिर उन पे काम नहीं करता, क्योंकि कुंडा जो है वो सिर्फ उस पे ये लगाते हैं जो वोल्टेज लेवल पे लगाते हैं, जो उन्होंने वोल्टेज लेवल घरों को देना होता है। यानी वो 220 है या 440 वोल्ट वोल्ट का है, उस ठीक पे है। लगाते हैं। उससे ज्यादा की वोल्ट पे जो है वो नहीं लगा सकते। तो अब ये होगा कि जब बंडल हो जाएगी केबल, तो हर वोल्टेज लेवल जो है वो उस पे बंडल हो जाएगा, तो फिर ये उस पे कुंडा नहीं लगा सकेंगे। वो डिफिकल्ट होगा लाइनमैन्स के लिए भी और टेक्नीशियंस के लिए भी। तो ये अगर कामयाब हो जाता है वहां पे सिस्टम, तो फिर उम्मीद है कि ये जो थेफ्ट है या स्टीलिंग है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये काफी नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिक को भी फायदा होगा और डिमांड भी हो सकता है मीट होने में कामयाब हो जाए। बहरहाल ये है कि अच्छा, इशफाक भाई, मैं इलेक्ट्रिक अपनी अब, पूरी कोशिश। हाँ, अब आपको पता है उस वक्त मुझसे होता है, मैं आप थोड़ी सी मैं इस बारे में बात कर लूं आज के प्रोग्राम खत्म होने से पहले, कि आप जो बात कर रहे हैं वो है गुड इंटेंशंस की, कि प्रोजेक्ट डिस्कस क्या किए जा रहे हैं, किस तरह इंप्रूव हो सकता है। लेकिन आपको भी बखूबी इल्म है कि इनके इस इज वेरी पुअरली मैनेज्ड। इनके अपने सीईओ जो है कंपनी के, जो 2018 में नवाज शरीफ और श्री ब्रदर्स ने इनसे 20 मिलियन की ब्राइब ली थी, जिसको हमारे लिफाफा मान मीडिया ने एक हफ्ते बाद बिठा दिया था, जैसे कि उसके ना खबर चलाई गई ना कुछ। अबराज ग्रुप है और उनका अपना सीईओ गिरफ्तार हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इनकी ईमेल्स हासिल की हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ फैमिली को ये पैसे $20 मिलियन देने कैसे हैं, एज अ पॉलिटिकल फंड और अ वेलफेयर फंड करके। तो आप जो बात कर रहे हैं वो है उसके एक इन अ परफेक्ट वर्ल्ड दैट्स अ गुड सिनेरियो, लेकिन फॉर अ पुअरली मैनेज्ड कंपनी, कि आप ये देख सकते हैं कि रियलिस्टिकली कोई चीज हो सकती है, या जिस तरह करप्शन की जा रही है, जब तक आप उसका कल्चर चेंज नहीं करेंगे, कंपनी के बंदे चेंज नहीं करेंगे, तो अब ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन तो आपने चेंज कर दी, अगर उसमें से फिर भी चोरी होती रही तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप मुझे समझा दें, कि आपके घर पे हो ही ना, आपको बिजली का बिल आ जाए, बिजली चल ना रही और बिजली का बिल आ जाए। तो ये चीजें जो है, ये कैसे ठीक होंगी? हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। एक तो जैसे आपने कहा कि उसका सीईओ जो है वो भी पिछले दिनों गिरफ्तार हो गया है। और बहरहाल ना सिर्फ गिरफ्तार, उससे पहले भी उसके साथ काफी चलती रही है। यानी अबराज ग्रुप जो है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और जी। ना सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्टमेंट है, उसकी बहुत सारी दूसरी ब्रांचेस भी हैं, सिस्टर कंपनीज हैं जिनमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये कि बहरहाल ये 2012 तक जो है वो बहुत अच्छा ग्रुप समझा जाता था। और जी। 2012 के बाद इसका जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और 2018 में इसको यूएई ने इस पे जो है पेनल्टीज भी लगाई थी, इसको फाइन किया था $315 मिलियन का। और क्योंकि इसने जो है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जो पैसे हैं वो गलत इन्वेस्टमेंट किए थे, या गलत मिस यूज किए थे, यानी मिस हैंडलिंग की थी उन पैसों के साथ। और फिर उन्हीं इन्वेस्टर्स ने जिनकी इन्वेस्टमेंट थी इस अपराज ग्रुप में, उन्होंने इस पे केस किया। और फिर पिछले दिनों अप्रैल के तकरीबन मिड ऑफ अप्रैल में 2020 में इसको यूके में पकड़ भी लिया गया। और ना सिर्फ उसका पकड़ा गया, बल्कि उसका एक और जो पार्टनर है जी, बिल्कुल। मुस्तफा अब्दुल वदूद, वो भी अरेस्ट हो गया था। वो न्यूयॉर्क में अरेस्ट हुए थे। और ये जो है ये लंदन में अरेस्ट किया गया था, यूके में अरेस्ट किया गया था इनको, आरफ नकवी को, जो सीईओ है अबराज ग्रुप के। और इससे ये वो इंसान है शाह भाई, जो सेल्फ प्रोक्लेम, जिसके अपनी जुबान से कहता रहा है कि मुझे करप्शन से नफरत है। ये सेल्फ प्रोक्लेम करता रहा है कि मैं बहुत ही करप्शन फ्री इंसान हूं। ये आयरनी है कि नहीं? देखें, ये अल्लाह अल्लाह तो नीयत है तो अल्लाह ही जानते हैं। बहरहाल ये है कि ये ग्रुप कोई ऐसा यानी खराब ग्रुप नहीं था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 2012-13 से पहले जो है ये बहुत ही अच्छा ग्रुप समझा जाता था, और लोग जो है वो फ्रीली इन्वेस्ट करते थे इस ग्रुप के साथ, क्योंकि इसके प्रॉफिट्स से इसके शेयर बहुत अच्छे जा रहे थे मार्केट, दुबई की मार्केट में। और इसकी ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट लोगों की सेफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी। लेकिन 2012-13 के बाद जो है वो इस पे ज़वाल आना शुरू हुआ, कुछ इनको लॉसेस स्टार्ट हुए। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक में भी इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की थी।
और फिर इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट पे भी इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंडिया में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, दुबई में इन्वेस्टमेंट है और इंग्लैंड में है और अमेरिका में और बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो बहरहाल देखें अब इसका क्या आगे चलता है सिलसिला। इस वक्त तो वो जेल में है आरिफ नकवी साहब और उनके जो पार्टनर हैं, और अभी ये हो सकता है कि जो हमारी के इलेक्ट्रिक है वो भी, जाहिर है इसके जितने भी अफसरान हैं वो भी, चूंकि उनके सीईओ तो अब जेल में है, तो ये भी बहुत ही फ्री महसूस कर रहे होंगे। वो जेल में हो ना हो, उन्होंने हमारे पूरी अवाम को तो एक अंधेरे की जेल में डाल दिया ना अशफाक साहब। हाँ बिल्कुल सही है, ये इंशाल्लाह उम्मीद तो है ये इम्प्रूव होगी चीजें ये, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरफ कोई ना कोई एक्शन ले। हमारे जो मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको भी चाहिए कि इसकी तरफ देखें और कुछ इसको सोल्यूशन निकालें। बहरहाल ये है कि मैं ये देख रहा था, इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इलेक्ट्रिक की, कि पाइपलाइन में उनके काफी सारे मंसूबे हैं जो अगर लग जाएं, टाइमली स्टार्ट हो जाएं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से या उससे अगले साल से वहां पे लोड शेडिंग में कमी आ सकती है। दूसरा ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये केबलिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, ये जिससे सिस्टम खत्म हो जाए। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, आप इसको प्लीज समराइज कर दें प्लीज। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में हैं, जैसे बिन कासिम का एक मंसूबा है 700 मेगावाट का, और एक पोर्ट कासिम का इनका मंसूबा है 900 मेगावाट का। तो ये अगर मंसूबे जो है वो लग जाते हैं, कुछ सोलर के भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके, तो ये अगर अगले साल तक कंप्लीट हो जाते हैं और इनका जो इम्प्रूव सिस्टम जो है ट्रांसमिशन लाइन का ये इम्प्रूव हो जाता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में ये काबू पा सकेंगे। लेकिन बहरहाल हमारी गवर्नमेंट्स को जो है उसको प्रेशराइज करना चाहिए, उस पर अपना प्रेशर रखना चाहिए, ताकि वो ये सारे मंसूबे टाइमली कंप्लीट करें और ये एरियल बंडल सिस्टम जो ला रहे हैं प्रोजेक्ट, ये कंप्लीट करें विद इन यानी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और नेक्स्ट, ताकि ये जो पूरा सिस्टम है ये खत्म हो, चोरी खत्म हो। तो चोरी खत्म होने से जो है वो बिजली भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह देने के लिए बाकियों को। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब में ज्वाइन करने का। उम्मीद है आप इंशाल्लाह आइंदा भी ज्वाइन करते रहेंगे। नाजरीन, आज के लिए जैसे आपने सुना कि इलेक्ट्रिक की उनके पास कैपेसिटी ना तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना तो हेल्प कर सकती हैं, मैनेजमेंट खराब है, इन कुल मिला के हालात ने बहुत बिगाड़ दिए। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जो इनके बारे में सोचा जा रहा है उन पर वाकई ईमानदारी से सच्चे दिल से अमल किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के लिए। अल्लाह हाफिज।